लोग भारत से थे। आर्यभट्ट, चरक, कनाद ऋषि जैसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से विश्व की ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया है। भारतीय दृष्टिकोण से ही ज्ञान परंपरा का अध्ययन कर हम एक बार फिर विश्व गुरु बन सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता को बदलकर अपने जीवन में भारतीयता को अपनाने की जरूरत है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान केंद्रित भारतीय मूल्यों से विकसित गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदी विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा राणा को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करें। अनम्यूट कीजिए प्रतिभा जी। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता के अतिथि आशीष कंदवे जी का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करते कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और समय से जुड़ भी गए। तो और इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यशस्वी कर्मठ प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी के नेतृत्व में स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय भारत की आजादी का अमृत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके मना रहा है। हिंदी विभाग ने आदरणीय पद्मश्री श्री राम बहादुर राय एवं श्री तन्मय चक्रवर्ती के ओजस्वी व्याख्यानों से अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी प्रारंभ की। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय हिंदी दिवस को सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से 21 सितंबर तक अनेक कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। उद्घाटन सत्र 14 सितंबर हिंदी दिवस पर प्रोफेसर पूरन चंद टंडन सर के उपयोगी व्याख्यान का हम और हमारे विद्यार्थी लाभ ले चुके हैं। हिंदी सप्ताह के सभी दिन कुछ प्रतियोगिताएं भी साथ साथ चल रही हैं, जैसे स्वरचित कविता लेखन एवं स्वरचित कहानी लेखन प्रतियोगिता। आज 16 सितंबर इसी श्रृंखला में दूसरा महत्वपूर्ण व्याख्यान डॉक्टर आशीष कंदवे जी का है। आपका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति। प्राचीन समय से ही भारतीय ज्ञान परंपरा उज्जवल रूप में विश्व को आलोकित करती आ रही है। हमारी ज्ञान परंपरा 3 सूत्रों ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी है। इसका ध्येय आत्मज्ञान का विस्तार करके संपूर्ण मानव का विकास करना है। नालंदा, विक्रमशिला, आधारशिला, तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान भारत की ज्ञान नगरी कहने के साक्षात प्रमाण है। सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, गार्गी, मैत्री आदि जैसे अनेकों नाम भारतीय ज्ञान परंपरा के अमिट नाम हैं। इन्होंने योग, गणित, शल्य चिकित्सा ज्ञान, भवन निर्माण, खगोल विज्ञान, अनेक ललित कलाओं आदि में मौलिकता की खोज की, उसे व्यवहार से जोड़कर विश्व को समृद्ध किया। हमारी इस ज्ञान संपदा और उसकी शक्ति से विदेशी आक्रांता भी भली भांति परिचित थे। तभी उन्होंने हमारे पुस्तकालयों, ग्रंथों और शिक्षा के केंद्रों को निशाना बनाया। अब तक चलती आ रही मैकाले की शिक्षा व्यवस्था उन्हीं आक्रांताओं द्वारा निर्मित मजबूत अस्त्र है, क्योंकि वे जानते थे शास्त्र खत्म करने से शस्त्र अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें उठाने के प्रेरक तत्व ना रहेंगे। परंपरागत भारतीय ज्ञान विश्व स्तरीय था, वह बहुमुखी था, जहां धर्म, दर्शन, शास्त्र सबकी शिक्षा साथ साथ चलती थी। उस ज्ञान ने शिक्षा एवं शोध के ऊंचे प्रतिमान गढ़े और विश्व का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः खोज है, जिसमें प्राचीन ज्ञान नगरी, गौरवशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत को केंद्रित किया गया है। हम सभी के लिए हर्ष का अवसर है आज
इसी उज्जवल ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर संबंध को प्रबुद्ध विद्वान डॉक्टर आशीष कंदवे जी के माध्यम से जानेंगे। सर, आपका पुनः हार्दिक अभिवादन करती हूँ। ऐश्वर्या बहुत जी बहुत से अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी। अब मैं हमारे मुक्त वक्ता का परिचय देना चाहूंगी और पहले ही मैं सर से माफी मांग लूं कि उनके दर्जनों पृष्ठों के परिचय को मैं बहुत कम शब्दों में समेटने की कोशिश कर रही हूँ, धृष्टता कर रही हूँ। समकालीन हिंदी साहित्य में एक प्रखर कवि, संपादक, समीक्षक और प्रवासी साहित्य के जानकार के रूप में डॉक्टर आशीष कंदवे हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इन्होंने देश विदेश में हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रसार के लिए संकल्पबद्ध योद्धा के रूप में काम किया है। संप्रति आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिष्ठित पत्रिका गगनांचल के संपादन का दायित्व निभा रहे हैं। साथ ही साहित्यिक संसार की प्रतिष्ठित पत्रिका आधुनिक साहित्य के संस्थापक संपादक हैं। आधुनिक साहित्य विश्व की एकमात्र पत्रिका है जिसका प्रकाशन विगत 10 वर्षों से भारत और ग्रेट ब्रिटेन से निरंतर हो रहा है। रामायण विश्व महाकोश के बिहार एवं झारखंड राज्य के संयोजक एवं संपादक हैं। डॉक्टर कंदवे जी ने फरवरी 2017 में विश्व हिंदी सचिवालय एवं भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित भारत मॉरिशस कवि सम्मेलन का संयोजन एवं प्रतिनिधि कवि के रूप में भी शामिल हुए थे। उन्होंने 900 नए रचनाकारों को आधुनिक साहित्य पत्रिका के माध्यम से समाज और दुनिया के सामने लाने का महान कार्य किया। संपादन, मौलिक लेखन एवं प्रकाशन के क्षेत्र में आपको 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में भारत गौरव सम्मान, भारतीय संस्कृति सेवा न्यास के द्वारा 2021 का काव्य गौरव सम्मान, 2020 का भाषा सारथी सम्मान, 2019 में श्री राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। सर, आपका स्वागत है और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आएं और अपने विचार व्यक्त करें। सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? जी सर। बारिश बहुत है, बार बार ये डिस्कनेक्ट भी हो रहा था, पर मैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि जब तक ये कार्यक्रम चलेगा इंटरनेट सेवाएं बाधित नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आपने बहुत ही सुंदर संचालन से आज के कार्यक्रम का आरंभ किया है और प्रतिभा जी ने अपने आरंभिक स्वागत उद्बोधन से सबका अभिनंदन किया। स्वामी सुधानंद कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित स्वाधीनता के अमृत महोत्सव, मैं आजादी शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर हिंदी सप्ताह के अंतर्गत इस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने सुना कि मुझसे पूर्व पूरनचंद टंडन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित व्याख्यान दिया और आप सब उनके व्याख्यान से बहुत लाभान्वित हुए। आज के इस कार्यक्रम में इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण गर्ग साहब, इस कार्यक्रम की प्रभारी और हिंदी विभाग की भी प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा राणा जी और इस संपूर्ण व्याख्यान माला की संयोजक डॉक्टर ऐश्वर्या झा तथा इस पटल पे उपस्थित सभी गणमान्य विद्वान, सूर्य प्रकाश पांडे को मैंने देखा वर्धा से, मनीष जी उपस्थित हैं, अमरनाथ झा जी उपस्थित हैं, ऐश्वर्या जी तो हैं ही, प्रदीप कुमार जी उपस्थित हैं, ऐसे जितने भी विद्वज्जन हैं उपस्थित हैं, उन सबको यथा योग्य अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन सब का अभिनंदन करता हूँ जो शोधार्थी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान चेतना को, भारतीय समृद्ध ज्ञान व्यवस्था को भविष्य के लिए संचारित करेंगे, संप्रेषित करेंगे और एक नए भारत के निर्माण में, उस भारत की परिकल्पना जो हम सबके बीच सदियों से रही है, उस परिकल्पना को फिर से मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज का विषय, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह सरल विषय है, ये कठिन विषय है और प्रतिभा जी ने कठिनतम विषय चुन करके मुझे दे दिया।
लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है इस विषय पे बात करने के लिए। हाँ, हो सकता है कि मेरी कुछ बातों से लोगों की असहमति हो, क्योंकि हर व्यक्ति के बोलने, समझने, सुनने और करने की एक अलग परंपरा होती है, एक अलग व्यवस्था होती है, एक अलग तरह की उसके भीतर इच्छा होती है जिसके अंतर्गत वो अपनी बातों को कहता है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः आये धमनी दिव्याणि तथस्तु। इसका मतलब क्या है? अर्थात हे विश्व के अमृत पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासियों तुम सब भी सुनो। आज मैं किस विषय पे बोलने जा रहा हूं वो नया नहीं है। ये जो विषय है ये सर फिर म्यूट हो गया सर। ये अपने आप म्यूट भी हो सकता है क्या, या किसी ने कर दिया? पता नहीं सर, विधाता परमात्मा। परमात्मा जाने कैसे हुआ, क्योंकि मेरे दोनों हाथ तो बंधे हुए थे। अब कहाँ से म्यूट हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर से उस संस्कृत के श्लोक का पाठन करता हूँ आप सबके सामने कि श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः या ये धामानि दिव्याणि तथस्तु। हे विश्व के अमृत पुत्रों, ये सिर्फ भारत की परिकल्पना में ही कहा जा सकता है कि हे विश्व के अमृत पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासियों सुनो, तुम भी सुनो, सब ध्यान से सुनो। श्रवण की महत्ता हमारे ज्ञान परंपरा में सबसे उच्च कोटि की है, इसलिए मैंने आज अपनी बात यहां से शुरू की है। इसी एक श्लोक के ऊपर मैं घंटों अपनी बात को कह सकता हूं, लेकिन समय बहुत निर्धारित है, लगभग 40-50 मिनट का समय होगा, इसलिए मैं अपनी बात को जरा तेजी से कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इस माध्यम से मुझे बताना है। पहले तो ये मुझे बताना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा बोलने से कौन कौन सी चीजें निहितार्थ होती हैं। तो उन निहितार्थ चीजों को जब तक हम परिभाषित नहीं कर लेंगे, बहुत संक्षेप में करेंगे, तब तक हम नई शिक्षा नीति और 2020 शब्द पे भी मुझे आपत्ति है, उस पे भी मैं अंतिम में अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि 2020 का अर्थ क्या होता है। आप सब समझ जाएंगे तुरंत कि इस 2020 से हमें बाहर निकल करके इस 2020 को नए रूप से परिभाषित करना पड़ेगा। तो मैं अपनी वाणी का जो वेग है वो थोड़ा तेज रखूंगा, क्योंकि विषय लंबा है और बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूं कि इस पटल के माध्यम से आप सबके सामने आए। सबसे पहले तो मैं उस परंपरा को बताना चाहूंगा जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो अवधारणा है वो इसकी लोक धर्म पे निहित है, इसकी लोक संचार पे, लोक संस्कृति में निहित है। भारत में कभी भी किसी समुदाय की परिकल्पना नहीं की गई है। ये तो अंग्रेजों ने हमें दो शब्द दिया है, सोसाइटी और कम्युनिटी, इस पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ऋषि जमदाग्नि के पुत्र परशुराम जी ने एक श्लोक कहा, उस श्लोक को आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के मौलिक बिंदुओं से आप परिचित हो जाएंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार था कि अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः ससरम धनु उभ्यायहं ही समर्थो अश्मि शापादपि शारादपि। इसका अर्थ क्या है? जमदाग्नि के पुत्र परशुराम जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? उन्होंने कहा कि मेरे चारों हाथों में, अग्रतः चतुरो वेदा, मेरे हाथों में चारों वेद हैं, यानी ज्ञान की संपूर्ण राशि हमारे पास है। लेकिन क्या आपने देखा है, पृष्ठतः सशरम धनु, हमारे पीठ पे धनुष बाण भी है। इसका क्या अर्थ है? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उभ्याभयम समर्थो वश्मि शापादपि शारादपि। इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि मैं शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हूं और शस्त्र से लड़ने के लिए भी तैयार हूं, यानी शास्त्र और शस्त्र के बीच का समन्वय करते हुए जिस प्रकृति को, जिस चिंतन को सर्वश्रेष्ठ चिंतन के रूप में इस सृष्टि में पहचान मिली, वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे परशुराम की इस उक्ति का क्या मतलब है?
अब यहाँ पे परशुराम की उक्ति का मतलब सिर्फ ज्ञान की प्रासंगिकता को समझने से नहीं है, ज्ञान की प्रासंगिकता को बचाए और उसके संरक्षण से संबंधित बाकी वीरताओं को भी परिभाषित करने से है। किसी भी दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो समाज की रक्षा के लिए, यानी उसके भौगोलिक रक्षा के लिए, आपके राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए आपकी वीरता उत्तरदायी है, आपकी सामरिक शक्ति उत्तरदायी है। लेकिन क्या वीरता सिर्फ उसी को कहते हैं जो सामरिक रूप से हमारी सीमाओं की रक्षा करता है? क्या वीरता का अर्थ सिर्फ ये होता है जो सीमा पे लड़े मरे और हमारी भूमि की रक्षा करे? नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा में, ज्ञान चिंतन में वीरता को अन्य कई क्षेत्रों में परिभाषित किया गया है। भारतीय ज्ञान संस्कृति इतनी समृद्ध रही है कि प्रत्येक शब्द, कोई एक शब्द को पकड़ करके उन्होंने उसका जो विश्लेषण किया है, उसके जो निहितार्थ हमारे सामने रखे हैं, वो विश्व की किसी और संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। वीरता का महत्व इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि सत्य, अहिंसा, संयम, आस्ते, ये सब वीरता में निहित होता है। जब तक कोई धीर वीर नहीं होगा तब तक वो शास्त्रों का भी बहुत बड़ा ज्ञाता तो होगा, लेकिन वो अपनी परंपरा का निर्वहन नहीं करेगा। मैं भारतीय ज्ञान संस्कृति के लोक निर्माणकारी प्रक्रिया की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें वीरता को सिर्फ समरांगन तक, समरांगन की पृष्ठभूमि तक सीमित न रह करके भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत धर्मवीर, दानवीर, न्यायवीर और नीतिवीर जैसे शब्दों का प्रचलन प्रयोग किया गया। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये धर्मवीर हम किसे कहें, न्यायवीर किसे हम कहें, राष्ट्रवीर किसे हम कहें। इसलिए देखिए, बहुत छोटी छोटी बातों में मैं बात को कहूंगा, क्योंकि इन सब एक एक शब्द की परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो समाज में सुव्यवस्था स्थापित करे, राज्य धर्म का पालन करे, राज्यकर्ता व्यक्ति को हम धर्मवीर कहेंगे। और धर्मवीर तभी होगा जब वो अपनी परंपरा का संवाहक होगा, अपनी परंपरा से शिक्षित होगा। दूसरा, वहीं जो विद्या, धन, अन्न, वस्त्र आदि अभावग्रस्त समुदायों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दे, वो दानवीर है। ये हमारी परिकल्पना है। लोक सौहार्द की स्थापना और सामाजिक चेतना के वैशिष्ट्य को हम सब की प्रवृत्तियों के अनुरूप समयबद्ध न्यायपूर्वक दोषियों को दंडित करने का जो काम करते हैं, वो न्यायवीर के रूप में हमारे समाज में जाने जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वीरता जिसके बारे में मैंने आपको कहा, वो है नीतिवीर। वो नीतिवीर कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों, आध्यात्मिक प्रतिष्ठाओं को हमारे समाज के लोक अवयवों से जोड़ करके सामाजिक कल्याण हेतु उसका उपयोग करते हैं और संपूर्ण राष्ट्र को प्रज्वलित करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं और शिक्षा दीक्षा के माध्यम से भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसे सर्वोत्कृष्ट विचारों को प्रतिपादित करने वाले लोगों को हम नीतिवीर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये हमारे ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इस तरह की वीरताओं का जो उपयोग किया गया है, जो परिभाषित किया गया है, वो अत्यंत विलक्षण है। वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो हमारी जो सामाजिक प्रवृत्ति है और सामाजिक अवधारणा है, दोनों समाज और समुदाय के बीच में बट कर रह गया है। ये समाज और समुदाय, ये शब्द हमारा नहीं है। ये समाज और समुदाय शब्द हमें यूरोपियन लोगों के द्वारा हमारे जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का और मुगलों का शासन रहा, उस तरह विशेषकर अंग्रेजों के शासन के समय में ये विशेष रूप से प्रसारित हुआ और इसके निहितार्थ इतने बुरे थे, इतना घोर इससे अनर्थ हुआ है हमारे समाज का, जिसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा रुक रुक कर आ रही है सर। अब देखिए, अब ठीक है सर, अब ठीक है। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है ना, इसलिए शायद वाईफाई। बाकी सभी अपना बेशक कैमरा वगैरह बंद कर ले।
ओ सॉरी, माइक। सर आप चाहे तो आप अपना कैमरा भी ऑफ कर सकते हो, उससे भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। हाँ, जैसे आप कहें। अगर आवाज अभी ठीक आ रही है क्या? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है सर। हाँ तो ठीक है, मैं अभी कैमरा, चूंकि बारिश तेज हो रही है इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ जी सर, ताकि आवाज सुस्पष्ट सुनाई दे। और कोई व्यवधान हो तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर। मैं ये कह रहा था कि वर्तमान समय में व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्तियां और सामाजिक संबंधों का परिणाम स्वरूप जो विकास हुआ है वो समाज और समुदाय के इर्द गिर्द बटा हुआ है। समाज और समुदाय के इर्द गिर्द बटे हुए समाज में हम लोग बहुत संकुचित हो गए हैं और हमारे जो विचार का विस्तार था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया है। इसलिए समाज, भारतीय परंपराएं जो हैं वो समाज और सोसाइटी यानी समुदाय पे आधारित नहीं है, बल्कि ये लोक पे आधारित हमारी व्यवस्थाएं हैं। लोक निवृत्ति, लोक आवृत्ति, लोक चित्ती, लोक कल्याण, लोक समाज, इस तरह के हमारे लोक से संबंधित जो भी विषय हैं उस पे आधारित हमारा ये समाज है। और उसी के अनुकूल हमारी ज्ञान परंपराएं, ज्ञान संपदाएं विकसित हुई, व्यवस्थित हुई और विश्व भर में अपने आप को स्थापित करने में सफल रही। मित्रों, समाज की मूर्त अवधारणा है, समाज एक मूर्त अवधारणा है, जबकि लोक अमूर्त अवधारणा है। और हम लोग उस अमूर्त अवधारणा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। समाज व्यक्तियों, जातियों के भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ एक समूह होता है, जबकि लोक संस्कृति के अनुबंधों एवं संबंधों के जाल को कहते हैं। इसलिए लोक और समाज के भीतर की जो दूरी है, उसके बीच का जो अंतर है, उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसी विशालता के कारण लोक शब्द हमारी संस्कृति में इतना लोकप्रिय है और समाज शब्द आजकल जो मॉडर्निटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और जो नई व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उसमें हम समाज की व्यवस्था करते हैं। असल में समाज हमें बांटने का काम करता है। हम एक समाज में बटे, उसके बाद उस समाज के भीतर दूसरा समाज उत्पन्न हो जाता है, उस समाज के भीतर तीसरा समाज उत्पन्न हो जाता है और अनेक समाज एक ही समाज के भीतर उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसी वृत्ति नहीं थी। हम लोक जीवन में जीने वाले लोग थे और लोक का निर्माण करते थे। मित्रों, समाज में सहयोग की प्रधानता के साथ साथ ही संघर्ष भी पाया जाता है, लेकिन लोक में संघर्ष बिल्कुल नहीं है। जब आप लोकचित्ती की बात करेंगे, लोकवृत्ति की बात करेंगे, तो उसमें आपको त्याग मिलेगा, समर्पण मिलेगा, करुणा मिलेगा और उस सबसे ज्यादा जो है वो ज्ञान की परंपरा के संवाहक लोग मिलेंगे। अर्थात लोक का आधार ही लोक निर्मिति पे टिका हुआ है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि समाज के सीमित उद्देश्यों के, जहां समाज सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने हितों को साधने का काम करता है, वहीं लोक पूरे राष्ट्र की निर्मिति के लिए, पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए सब कुछ समर्पित कर देने का काम करता है। मित्रों, आज का ये जो विषय है, इसमें मैं आऊंगा उस विषय पे कि भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति के दोनों के बीच में किस तरह का सामंजस्य है और किस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करके हम लोगों को समझना चाहिए कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार से हमारे परिकल्पनाओं को आगे लेकर के जाएगी। लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पे इस बात से, इस प्रकरण को, जो लोक और समाज के बीच की दूरी है, उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि यही कारण है कि सभी वैशिष्ट संदर्भों में लोक शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ होता है। जैसे लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक निर्माण, लोक व्यवस्था, यहाँ तक कि लोकतंत्र भी वहीं से आया है और उसके ऊपर जो अनुपालन की जिसकी जिम्मेदारी है वो लोकपाल की है। जिसकी हम लोग खूब चर्चा करते हैं वो लोक साहित्य है और जिसको बचाने के लिए हम संघर्षरत हैं वो लोक भाषा है। जिसका उपयोग आजकल हम लोगों ने बंद कर दिया है वो लोकोक्तियां हैं और जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं वो हमारी लोक परंपराएं हैं, लोक आस्थाएं हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लोक की सेवा करनी बंद कर दी है। लोक की सेवा, लोक से जब तक हम लोक की सेवा नहीं करेंगे तब तक लोक हमें अपनी ज्ञान संपदा से परिचित नहीं कराएगा। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक समाज समुदाय विशेष के प्रति निष्ठावान हो जाएं। सेवा का अर्थ ये है कि उस संपूर्ण ज्ञान राशि को आत्मसात करें। जब तक ज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे, ज्ञान को आत्मसात करना भी एक बहुत बड़ा शिक्षक और शिक्षकों का, शोधार्थियों का सेवा धर्म है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस ज्ञान संपदा को बचाने के लिए, मौलिक ज्ञान चिंतन को बचाने के लिए और शस्त्र और शास्त्र के बीच में सामंजस्य को बचाने के लिए जो
प्रवृत्ति हमारे भारतीय मूल में पाई जाती है, भारतीयता में पाई जाती है, हमारे समाज में पाई जाती है, वो विश्व में और कहीं नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर के इस लोकचिति को बचाएं। जब तक अपनी लोकचिति को, लोक व्यवस्थाओं को, लोकपाल को, लोकतंत्र को हम सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित और प्रतिष्ठित नहीं रखेंगे, तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा में नई शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों को हम समझ नहीं पाएंगे। मित्रों, विश्व के सभी देशों की ज्ञान परंपराएं तथा उन पर आधारित शिक्षा पद्धति के मॉडल हमारे देश के नीति नियंताओं के सामने थे। एक एक चीज आज सुलभ था। जब हमारे आपके पास सब कुछ सुलभ है, फिर सरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है, सर्वशक्तिमान होती है। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने चिंतन के केंद्र में रखते हुए नई शिक्षा नीति का निर्माण किया। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व के सभी मॉडल हमने देखे हैं। यूरोप का शिक्षण व्यवस्था, अभी मैकाले का प्रयोग किसी ने किया था। मैकाले, मैं कहता हूं मैकाले शब्द का प्रयोग करना ही बंद कर दें, उसके संज्ञा स्वरूप और विशेषण स्वरूप दोनों को भुला दें, तो उस पद्धति को आप भुला देंगे। जब जब आप नाम लेते हैं तब तक 150 लोग उसको फिर से याद कर लेते हैं, ये मैकाले कौन है। जिस चीज को समाज से हटाना हो उसका नाम लेना बंद कर देना चाहिए। जिस चीज को, राष्ट्र को विस्मित कर देना हो, जिस संस्था को भुला देना हो, जिस व्यक्ति को भुला देना हो, उसका नाम लेना आप बंद कर दीजिए। भारत के इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी उपयोगिता को कभी रेखांकित नहीं किया गया और उनके नाम को नहीं लिया गया, जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय ज्ञान की जो अविरल धारा थी उसको रोक दिया गया। जिसमें एक अरविंदो भी हैं। मैं अरविंदो पे भी समय मिलेगा तो थोड़ी सी चर्चा करूंगा। विवेकानंद की चर्चा हम लोग खूब धूमधाम से करते हैं, लेकिन अरविंदो की चर्चा हम बहुत छोटी मात्रा में करते हैं। और ऐसे अनेक संत हुए, ऐसे अनेक सुधारक विचारक हुए जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन शिक्षाविदों के मुंह से मैं मैकाले शब्द बार बार सुनता हूं और मैं बार बार कहता हूं उसका नाम लेना बंद कीजिए। जब तक आप उसका नाम लेते रहेंगे तब तक नई शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं हो पाएगा। एक ये बिंदु है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से रखिए कि मैकाले को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप नई भविष्य के नए काल में आप नहीं जा सकते। जब तक किसी को आप छोड़ेंगे नहीं तब तक नई चीजों को आप पकड़ नहीं सकते। तो अभी तो आपसे छूट ही नहीं रही है, पकड़ेंगे कैसे? इसलिए आप पहले छोड़ना सीखिए, फिर नई चीजें आपके हाथ में आएंगी। वो भी पकड़े रहेंगे और इसको भी लेंगे तो बड़ा अजीब सा घालमेल हो जाएगा और नई शिक्षा नीति के जो मूलभूत सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं हमारे आपके विद्वता के वेग में बह जाएगा। बारिश ज्यादा हो रही है, उसके प्रभाव में कई चीजें बह जाती हैं, तो ऐसे ही हमारे और आपके विद्वता के वेग में वो बह ना जाए, इसका ध्यान रखना है। मित्रों, मैं बहुत तेजी से इसलिए बोल रहा हूं कि कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मुझे बात करनी है और मैं समझता हूं कि मेरी आवाज बिल्कुल सुस्पष्ट होगी। अभी तो इंटरनेट भी ठीक चल रहा है। अन्य देशों की ज्ञान परंपरा में और भारतीय ज्ञान परंपरा में मूलभूत अंतर क्या है? अन्य देशों की ज्ञान परंपराएं समाज के विकास के लिए बनाई गई, लेकिन हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा है वो मानवता को, मनुष्यता के विकास को ध्यान में रख करके बनाई गई। तो जब भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य के साथ साथ मनुष्यता के विकास की बात करती है तो उसके दोनों, यूरोपीय ज्ञान परंपरा या विश्व के अन्य किसी देश का, या रोमन कैथोलिक हो या फिर और स्पेनिश लोगों का, इजाबेला के समय का या कोलंबस के समय की जो भी ज्ञान परंपरा या चीन की बड़ी पुरानी ज्ञान परंपराएं रही हैं, उन सब की ज्ञान परंपराओं में और हमारी ज्ञान परंपरा में जो मूलभूत अंतर रहा वो ये था कि हम मनुष्यता की बात कर रहे थे, मनुष्यता के कल्याण की बात कर रहे थे, उसके विकास की बात कर रहे थे, जबकि वो लोग मनुष्य मात्र के विकास की बात कर रहे थे। वो एक समुदाय के विकास की बात कर रहे थे और हम पूरी लोक वृत्ति के विकास की बात कर रहे थे। यानी मनुष्य व्यक्ति है और मनुष्यता विचार। अगर इसको एक पंक्ति में देखेंगे तो मनुष्य एक व्यक्ति है और मनुष्यता संपूर्ण विचार। व्यक्ति नश्वर है और विचार शाश्वत। हमारी ज्ञान परंपराएं जो रही वो शाश्वत विचारों पे आधारित रही। अतः जो ज्ञान परंपरा केवल मनुष्य अर्थात व्यक्ति अर्थात नश्वर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, वह नाशवान का विकास करते करते विनाश की दिशा की ओर बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तभी ज्ञान परंपरा और भारतीय नई शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांतों को समझ पाएंगे। मनुष्य एक विचार है और विचार सनातन होता है। विचार कभी भी
आप उसको भुला नहीं सकते या उसको मिटा नहीं सकते। और सब कोई भी विचार संपूर्ण रूप से जिसको स्वीकार कोई कर ले, पूरी सृष्टि स्वीकार कर ले, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन मनुष्य एक विचार है और विचार सनातन होता है, चिरंतन होता है और शाश्वत होता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही वो चिरंतन और शाश्वत रही। अतः सनातन का विकास सृजन, उत्थान और उन्नयन की ओर हमें ले जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा, ज्ञान संपदा की जब भी हम बात करेंगे तो वो हमारे सृजन, उत्थान और उन्नयन की ओर ले जाने की बात करता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्यता अथवा मानवता और उसकी चिरंतनता में विश्वास रखती है, जो पूर्ण रूप से स्थायी है, उसमें स्थायित्व होता है, वो क्षणिक विचार नहीं है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों से हम सबके बीच में उसी लावण्यता के साथ, उसी शौर्य के साथ और उसी उत्कृष्टता के साथ उपस्थित है। अर्थात इसको हम एक पंक्ति में अगर इसका निष्कर्ष निकालें, जो भी बातें मैंने अभी तक कही, तो भारतीय ज्ञान परंपरा मानव और मानवता के संतुलित विकास को साधती है। मनुष्य और मनुष्यता के संतुलित विकास को साधने का कार्य अगर कोई करता है तो भारतीय ज्ञान परंपरा करती है। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा भौतिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास की ओर भी पूर्ण रूप से अपने आप को चरितार्थ करती है, अपने आप को समर्पित करती है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे उत्कृष्ट और व्यवस्थित व्यवस्था है, जिसके कारण हम लोग आज तक इतने चिरंतन हैं, इतने शौर्य हैं, इतने उदीप्यमान हैं। मित्रों, नई शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। इसलिए वर्तमान विश्व में अपने अस्तित्व और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मानव विकास की सभी संभावनाओं के साथ मानवता के विकास के भारतीय मूल्यों, जिनमें कला, साहित्य, संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में इस नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा नीति के प्रारंभिक अंश में ही इसके संकेत मिल जाते हैं। आप सबने देखा होगा, ये लगभग 3000 पृष्ठों की शिक्षा नीति है, जिसका 60 पृष्ठों में एक समाहार भी प्रस्तुत किया गया है। मैं तो सभी विश्वविद्यालयों को, सभी महाविद्यालयों को ये कहता हूं कि कम से कम वो 60 पृष्ठ जरूर पढ़ें। 60-65 पृष्ठ का जो समाहार है उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति में असल में किन मूल बिंदुओं पे ठहर करके बात की गई है और किन नए मूल्य बिंदुओं को, मूल्य आधारित नहीं, मूल्य आधारित बिंदुओं को, सामाजिक मूल्यों पर आधारित बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया है। यानी शिक्षा नीति के आरंभिक अंश में जो संकेत हमें दिए हैं उसमें शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और उनकी क्षमताओं का संतुलित विकास हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित के अलावा कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और एक ऐसा समावेशी शिक्षण व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जो समाज के चरित्र निर्माण में और समाज के प्रतिष्ठा के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो। अर्थात शिक्षार्थियों को, छात्रों को, बालकों को, वहां पे बालक शब्द का भी प्रयोग है, तरुणों को, ऐसे इन लोगों की नैतिक शिक्षा, इनको नैतिक शिक्षा मिले, इनको तार्किक शिक्षा मिले, इनके भीतर करुणा की उत्पत्ति हो, संवेदनशीलता का विकास इनके अंदर निरंतर हो, और ये सभी जो शिक्षा है वो कौशल के साथ उसमें निहित हो और एक व्यक्ति को रोजगार परक बनाने में सक्षम हो। ये नई शिक्षा नीति जो ज्ञान परंपरा के अनुकूल हमारे यहाँ ये जो अब की बार ड्राफ्ट है उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है। रोजगार के ऊपर भी कई बातें जिसमें कही गई हैं, जिसमें नैतिकता, करुणा, संवेदनशीलता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये अनायास नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में आप देखेंगे जो व्यापारिक वर्ग है, जो व्यवसायी वर्ग है, वो करुणा, दया, धर्मशाला बनवाने से लेकर के, धर्म स्थानों के निर्माण से लेकर के, दान धर्म करने से लेकर के, यानी दानवीर की जितनी भी प्रक्रियाएं थी वो व्यवसायी वर्ग करता रहा है। ये हमारी मूल चिंतन में रहा है। और वो समाज के प्रति पैसा सिर्फ कमा करके अपना घर नहीं भरता था। व्यवसायी का ये धर्म होता था कि पैसा जितनी जरूरत है उसके लिए उतना वो संरक्षित रखे और उसके बाद समाज के लिए सामाजिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करे, जिसमें धर्मशाला, स्कूल, ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी जो इन्हीं परंपराओं को मिशनरियों ने हमसे चुराया है। और वही मिशनरियों की परंपराओं को हम लोग यहाँ चुरा करके अपनी ज्ञान परंपरा को त्याग करके हम उनके पद चिन्हों पे चलने लगे।
जिस चीज को वो हमसे ले जाते हैं हम उसी चीज को वहां से फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती रही है। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति में इस तरह की व्यवस्था की गई है। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने लेखन में आत्मसात, जो आप पठन पाठन करेंगे, लेखन करेंगे, उसमें आत्मसात करने वाले सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो अंतर्निहित हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत बढ़िया लेख लिखा था और उसका शीर्षक था नाखून क्यों बढ़ते हैं। हिंदी के जितने भी लोग हैं वो सब पढ़ चुके होंगे उसे, लेकिन इसको मैं इस माध्यम से जोड़ करके देखता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कैसे देखा जा सकता है। असल में जो नाखून है वो मानव में अंतर्निहित हिंसा और पाशविकता का प्रतीक है, और जो बिना प्रयास के ही सायास बढ़ता रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई विटामिन की गोली नहीं खानी है, किसी तरह का संरक्षण नहीं करना है, कोई मालिश भी नहीं करनी है, वो बढ़ता जाएगा। ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है उसको बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाया है और उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग और प्रत्येक क्रिया को इतना वैज्ञानिक और इतनी सुचिंतित तरीके से परिभाषित किया गया है। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस लेख को पढ़ते समय यही सोच रहा था कि नाखून काटना मानवता की निशानी है और भारतीय ज्ञान परंपरा इस प्रयासबद्ध मानवता से हमें जोड़ देती है। यानी जो आपके भीतर की पाशविकता है, जो अपने आप नाखून की तरह सामाजिक परिदृश्यों, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक दुष्प्रभाव, सामाजिक कुप्रभाव और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के संपर्क में आने से जो हमारी पाशविकता बढ़ती है, उसको अगर कोई मिटाने का काम कर सकता है तो भारतीय ज्ञान परंपरा है। और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बढ़िया से समझा ही नहीं, हमें समझाया भी। इसी निबंध में आप आगे पढ़ेंगे तो एक जगह उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट शब्द के माध्यम से एक गंभीर चर्चा उन्होंने की है। आपने भी उसको पढ़ा होगा और कहा है कि शब्द का अर्थ अनअधीनता होना चाहिए था, किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वाधीनता के अर्थ को स्वीकार किया गया। अब ये अनअधीनता और स्वाधीनता के बीच का फर्क क्या है? अनअधीनता होना यानी निरंकुश होना है, पशु होना है, जबकि स्व के अधीन होना एक सात्विक नियंत्रण का प्रतीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा उसी सात्विक नियंत्रण के प्रतीक को ध्यान में रख करके अब जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही स्व नैतिकता है, करुणा है और संवेदनशीलता है। ये स्व में ही सब कुछ निहित है। नई शिक्षा नीति स्व के विकास की बात रोजगार से भी ऊपर करती है, तो केवल इसलिए कि यदि वह स्व बचा रहेगा तो विश्व में मानव भी बचा रहेगा, अन्यथा संसार बहुत तेजी से पाशवीकरण की ओर बढ़ जाएगा। अभी के जो नीति नियंता है हमारे राष्ट्र के, उन लोगों ने बहुत चिंतन किया होगा। जिन लोगों ने भी इस व्यवस्था को, कार्य योजना को मूर्त रूप दे दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, इस पे मैंने कई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में लिखा भी है और कई चीजों को उन सब के सामने। एक सेकंड में रुक रहा हूं क्योंकि एक टेलीफोन बज रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो नई शिक्षा नीति में ये जो पाशवीकरण है, इसको रोकने के लिए जिस स्व की बात की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि यह नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के सांस्कृतिक मूल्यों को आधार में रखकर आगे बढ़ाना चाहती है। यह नीति सिद्धांत पर भी आधारित है कि शिक्षा से बुनियादी क्षमताओं, उच्च स्तरीय तार्किक क्षमताओं, समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी छात्र का हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज पर यह नीति आधारित है, जिसकी चर्चा प्रतिभा राणा जी ने भी की। अब ये ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिसपे एक एक शब्द पे एक एक व्याख्यान आयोजित किए जा सकते हैं। ज्ञान परंपरा क्या है, प्रज्ञा क्या है, बुद्धि और मेधा में अंतर क्या होता है, ज्ञान में और प्रकाश में अंतर क्या होता है, सत्य की खोज क्या है, ये सब अपने आप में बहुत विस्तार वाले विषय हैं जिसपे घंटों बात की जा सकती है। लेकिन मैं उस शब्द पे ही रहूंगा, उस दो अक्षरों पे रहूंगा, स्व। यह ज्ञान स्व की व्यापकता को पहचानने का अधिनियम आया है इस बार।
यानी हमारे स्व के ज्ञान को हमसे परिचित कराने की परिकल्पना इस नई शिक्षा नीति में है, जो प्रत्येक जड़ चेतन के अंश को हमारे स्व से जोड़ दे और हमारे प्रत्येक कार्य को इस स्व के उन्नयन के लिए अभिप्रेरित कर दे, अभिमंत्रित कर दे। ये इसकी मूल उद्भावना है। भारत युवाओं का देश है। हम सब जानते हैं कि विश्व के 65% से अधिक युवा अब सिर्फ भारत में ही रहते हैं और भारत की भी कुल आबादी का 61% जो है वो युवा वर्ग है, जिसकी आयु 30 वर्ष 35 और 27 के बीच में, ऐसा कुछ आंकड़े आए थे उसके अनुसार है। ऐसे में युवाओं के इस देश में हमारे विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं को तथा हमारे यहाँ उपस्थित अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना, राष्ट्रीय गौरव, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, परस्पर सहयोग, एकता की दृष्टि से उनके मन में विश्वास पैदा करना और भारत को सतत ऊंचाइयों पे ले जाने की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करना इस नई शिक्षा नीति का ध्येय है। मित्रों, ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण में नई शिक्षा नीति की जो भूमिका है, उसमें ज्ञान शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यानी ज्ञान शब्द एक व्यापक अर्थ को समेटे हुए है। केवल सूचना, जानकारी, रटंत विद्या से कहीं अधिक इस नीति में यह शब्द बालक के सर्वांगीण विकास, संवेदनात्मक संतुलन और सांवेगिक बुद्धि से जोड़ करके देखा गया। कृपया माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लो संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई शिक्षा नीति में ज्ञान शब्द के इसी व्यापक संप्रत्यय को ध्यान में रखकर यह नीति ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसको ध्यान में रख करके किया गया है और निभाती हुई मुझे प्रतीत भी हो रही है। अब ये कैसे निभाएगी, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस दृष्टि से ज्ञान केंद्रित समाज वह है जो भौतिक उन्नति के साथ साथ, मैंने पहले भी कहा था कि आत्मिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी एक संतुलित विकास की यात्रा नए वर्ग को, नई पीढ़ी को कराने की योग्यता रखे, जो नई पीढ़ी को आत्मनिर्भरता के साथ साथ पर दुख कातर यानी दूसरे के दुख में दुखी होने वाला भी बनाए। पर दुख कातर समाज का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा संपदा का नई पीढ़ी में विस्तार नहीं होगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है संपूर्ण रूप से करुणा पे आधारित है, संवेदनाओं पे आधारित है, मनुष्यता पे आधारित है, मानवता पे आधारित है। स्वयं के विकास के साथ साथ विश्व का विकास, विश्व मानवता का विकास और मानवता के विकास के साथ साथ अपने भीतर के आत्म विश्वास का विकास इसके उदात्त लक्षण हैं। इसलिए मातृभाषा का संस्कार हो या अन्य भाषाओं को समझने की कला, मूल्य परक जीवन दृष्टि हो या तकनीकी ज्ञान, डिजिटल शिक्षा की बात हो या आत्मनिर्भरता की, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो या कला, संस्कृति और शिक्षा की, रचनात्मकता के विकास की बात करें या नैतिक शिक्षा की, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात करें, संवेदनशीलता की बात करें, संवेगों का संतुलन, इस नीति की प्रमुख ऐसी बातें हैं जो ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए यह शिक्षा नीति अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए हम जैसे कर्मठ कर्म योद्धाओं के ऊपर निर्भर रहेगी, आधारित रहेगी। हम और आप कौन हैं? ये नई शिक्षा नीति को धरातल पे लाने के लिए जिम्मेदार लोग हैं और विशेषकर शिक्षक वर्ग, इस देश का शिक्षक वर्ग, चाहे वो छोटी स्कूलों का माध्यमिक या उससे भी नीचे के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक हों या फिर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए आचार्य, प्राचार्य और बड़े विद्वान हों, इन सब का एक ध्येय करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, सबको संज्ञान में लाना पड़ेगा कि इस ज्ञान केंद्रित निर्माण समाज के निर्माण में नई शिक्षा नीति की भूमिका को धरातल पे ला करके उसका उपयोग कैसे किया जाए। मैं यहाँ पे कुछ और बातें आपको कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि अभी 11:30 10 मिनट का समय है अभी। ये जो ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण के लिए नई शिक्षा नीति है, उसमें दो बहुत प्रमुख बातें हैं,
उसका ध्यान आप लोग अपने संज्ञान में ले लें। पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण और दूसरा है इसकी वैश्वीकरण, दूसरा है इसका वैश्वीकरण। यानी सार्वभौमिकरण और वैश्वीकरण ये दो केंद्र बिंदु हैं इस शिक्षा नीति के। सार्वभौमिकरण का अभिप्राय क्या है? सार्वभौमिकरण का अभिप्राय है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति और वर्ग तक शिक्षा पहुंचे निर्बाध रूप से, निर्विवाद रूप से। और यदि हम इस उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं तो ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण से हम बहुत दूर नहीं रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे चेतावनी भी देना चाहूंगा कि आवश्यकता इस बात की होगी कि उपलब्ध संसाधनों का सुचितापूर्ण उपयोग सकारात्मक दिशा में किया जाए। ये एक मशवरा भी है, सलाह भी है और चेतावनी भी है। इसको बहुत ही मैं सहज शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आवश्यकता इस बात की होगी कि संसाधन नहीं है। बार बार ये चर्चा होगी, प्रश्न उठेंगे, हम और आप परेशान हो जाएंगे, हमारे पास तो ऐसा कोई संसाधन नहीं है। लेकिन इस संसाधनों को जुटाने का काम भी हमारा ही होगा। सरकार सिर्फ नीतियां बना सकती है, उसका अनुपालन करने के लिए कह सकती है, करवा नहीं सकती है। और विशेषकर लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं करवा सकती है। हमें अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपने जीवन के ज्यादातर नियम कानून विधि विधान स्वयं निर्धारित करते हैं और उसी के अनुरूप चलते रहते हैं। हम सबका अपना अपना एक अघोषित संविधान है इस देश में। ये लोकतंत्र का सौंदर्य है कि सबका अपना अपना एक अघोषित संविधान है और उस पर हम लोग चलते रहते हैं। और देखिए ना, हमारे यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने संगठन हैं, सबके अपने अपने संविधान है, सबके अपने अपने नियम है, सबके अपने अपने नियमावली है। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके हमें उपलब्ध संसाधनों, यानी जो प्रतिभा जी के पास है, जो सिंह साहब के पास है, जो अभिलाषा के पास है, उन्हीं संसाधनों से सुचितापूर्ण, उन्हीं संसाधनों का सुचितापूर्ण उपयोग करके हमें इस ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण में कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बात है इसके वैश्वीकरण का। इस विश्व में अगर हमें खड़े रहना है, मजबूती के साथ अपने आप को दिखाना है कि हम एक सबल राष्ट्र हैं, तो शिक्षा का वैश्वीकरण होना ही चाहिए। हमारी शिक्षा की व्यवस्था भी उसी स्तर पे जाकर के चर्चित हो और प्रतिष्ठित हो जिस स्तर पे विश्व के अन्य देशों की शिक्षण व्यवस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत यह उद्देश्य निहित है कि भारतीय शिक्षा को वैश्विक पटल पर स्थान दिलाया जाए। इसका प्रत्यक्ष लाभ यह होगा कि विश्व के ज्ञानात्मक अनुशासनों के अनुभवों का लाभ भारतीय जनमानस को मिलेगा और ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण की दिशा में हम एक मजबूत कदम आगे बढ़ा सकेंगे। मित्रों, भाषा, संस्कृति, कला और रचनात्मकता के प्रति यह शिक्षा नीति विशेष भूमिका लेकर के आई है। विशेषकर भाषा के संदर्भ में इस बार भाषा की महत्ता की पहचान हुई है, भाषा की उपयोगिता की पहचान हुई है और ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण में भाषा किस तरह से उत्तरदायी होती है, इसको भी शिक्षा नीति के माध्यम से परिभाषित किया गया है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें संगीत की शिक्षा, कलाओं की शिक्षा पे भी बात किया गया है, क्योंकि जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे, ज्ञान संस्कृति संपदा की बात करेंगे, तो उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में कला की शिक्षा और संगीत की शिक्षा को हम जोड़ करके देखेंगे। इस शिक्षा नीति में इसका भी भरपूर विकास की योजनाएं बनाई गई हैं। यानी सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार तो प्राथमिकता है ही, लेकिन जो हमारी कलात्मक चिंतन है, जो हमारी संगीत के धरोहर हैं, उसके भी विकास और विस्तार के लिए समुचित प्रयोग करने की व्यवस्था इस बार की गई है। सांस्कृतिक जागरूकता इन्हीं से आएगा। देखिए, खाली हम बहुत बड़े फिजिक्स के ज्ञाता हो जाएंगे, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हो जाएंगे, या फिर हम बहुत बड़े किसी और विषय के मर्मज्ञ हो जाएंगे, तो उससे सांस्कृतिक जागरूकता आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी जितना एक समावेशी शिक्षण व्यवस्था के होने से होगी। इसलिए इस शिक्षण व्यवस्था में, नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई विज्ञान का विद्यार्थी भी कला के विषयों को चुन सकता है। एक कला का विद्यार्थी संगीत के किसी एक विषय को ले सकता है। एक मैथमेटिक्स का, गणित का विद्यार्थी अपने साथ कला से संबंधित किसी भी अन्य विषयों का चयन कर सकता है। ये छूट इसलिए दी गई है कि एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो और अपने स्वरुचि के विषयों के अनुरूप अपनी शिक्षा को वो ले सके, उसमें वो प्रारंभ कर सके।
मित्रों, ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण में अगर हम बात करेंगे तो आज पूरा का पूरा विश्व डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल दुनिया की बात अगर हम न करें, ई लर्निंग की बात न करें, तो सिर्फ नैतिक शिक्षा की बात करके अब ये संभव नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति को परिभाषित कर दिया जाए। इसलिए डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग के साथ साथ नैतिक शिक्षा का समावेश करके अनुशासन और संतुलन के अंतर्गत भौतिक विकास एवं आत्मिक विकास का संतुलन विद्यार्थियों के बीच में कैसे बनाया जाए, इसकी चिंता भी नई शिक्षा नीति में की गई है। यानी नई शिक्षा नीति विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का भी एक समुचित संतुलन प्रदर्शित कर रहा है। अब ये हमारे आपके ऊपर है कि हम उसका उपयोग, उपभोग किस प्रकार से करते हैं। मित्रों, नई शिक्षा नीति में ये सारी चीजें कैसे संभव होंगी कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ लें। इसको समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, वो है मेंटल हेल्थ का। जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप इतनी बड़ी परंपरा के संवाहक नहीं हो सकते। इसलिए नई शिक्षा नीति में मेंटल हेल्थ की भी चर्चा की गई है और विशेष प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान इस शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी संवेग, संतुलन, सामवेगिक बुद्धि का विकास, परामर्श एवं निर्देशन यानी गाइडेंस और काउंसलिंग इस नीति के विशेष अंग हैं, जिससे समाज की सामवेगिक बुद्धि युक्त तथा संवेदनशील व्यक्तियों का ही उत्कर्ष हो और ऐसे लोगों से ही ज्ञान केंद्रित समाज के निर्माण की परिकल्पना की जा सकती है। मातृभाषा में शिक्षण, इस पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी वक्ता मातृभाषा में शिक्षण और भाषा में नई शिक्षा नीति में भाषा के अनुप्रयोग पे अपनी बातें करते रहते हैं, पर मूल रूप से मैं ये कहूँगा मातृभाषा में शिक्षण का विशेष प्रावधान है। और ये बहुत संकटपूर्ण स्थिति है कि एक ही राज्य में, जैसे एक बिहार को ले लें, वहाँ कई मातृभाषाएं हैं और एक ही स्कूल में कई मातृभाषाओं को पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। तो उस स्थिति में इसका अनुपालन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, मूल्य आधारित शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है कि हम लोग आजकल बाजार से गाइड हो रहे हैं, बाजार के अनुरूप हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, बाजार के अनुरूप हम अपने आप को बेचना चाहते हैं। इन प्रवृत्तियों को कम करने के लिए मूल्य नहीं बल्कि मूल्यों पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से करने की योजना सरकार लेकर के आई है, जिसमें सत्य होगा, अहिंसा की बात होगी, करुणा होगा, प्रेम होगा, सहयोग होगा, आदि आदि बहुत सारे उसमें विशेषण लगाए गए हैं। अर्थात समग्रता में कहें तो नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय सनातन संस्कृति और ज्ञान के प्रवाह में बहने वाली उन नदियों की त्रिवेणी के रूप में देखा जा सकता है। जो हमारी 3 मौलिक चिंतन हैं, उन तीनों मौलिक चिंतनों के त्रिवेणी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यानी चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा और बोध परंपरा, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम साध सकते हैं। यानी चिंतन, ज्ञान और बोध की परंपरा को समाहित करके एक धारा में ले जाने का काम ये नई शिक्षा नीति हो सकता है कि इसको करने में वो सफल रहेगी। नई शिक्षा नीति एक सुअवसर है, एक सुविचार है। नई शिक्षा नीति एक सर्वसमावेशी शिक्षा नीति है जिसमें संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने की बात कही गई है। और संकल्प से सिद्धि तक जब तक हम तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हमें स्व का ज्ञान नहीं होगा। अर्थात आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेके समर्थ भारत की परिकल्पना तक संसार के महानतम राष्ट्रों में अपनी राष्ट्र को पुनः स्थापित करने की प्रवृत्ति, सभी तथ्य और तत्व इस नई शिक्षा नीति में समाहित हैं। भविष्य का भारत कैसा होगा, नई शिक्षा नीति में इस पर खूब मंथन चिंतन किया गया है। लेकिन भविष्य में नई शिक्षा नीति का अनुपालन, अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा, इस पे मंथन और चिंतन करने का काम हमारा और आपका है। यानी लोक को लोक क्षिति से जोड़ देने का जो कार्य है वो हम और आप करेंगे। भारतीय परंपराओं को वेगवान बनाने का जो विधान है वो हम और आप करेंगे।
तभी नई शिक्षा नीति के मूल विषयों को समझ करके, मूल निहितार्थों को समझ करके और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, मैं एक आध मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जड़ से जगत को जोड़ने की व्यवस्था नई शिक्षा नीति कर रही है और यही हमारी मूल अवधारणा है, जड़ को जगत से जोड़ना। यानी जड़ को जगत से जोड़ने के लिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमें श्रम के महत्व को समझना पड़ेगा। जड़ को जगत से जोड़ने के लिए सिर्फ शिक्षण संस्थानों के माध्यम से काम नहीं होगा, इसमें कौशल विकास का भी बहुत बड़ा योगदान होगा और कौशल विकास के लिए जरूरी है कि श्रम के महत्व को समझें, ज्ञान के मंच को विधान तक लाने का प्रावधान करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए हम और आप सब एक पूरी नई व्यवस्था को लेकर के आएंगे, तभी जाकर के इसके प्राथमिक अनुसंधानों को अनुप्राणित करके समाज में प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था हो पाएगी। चाहे वो आंगनबाड़ी हो या फिर विश्वविद्यालय या फिर अध्ययन का काम हो या अध्यापन का, या फिर समझ की बात हो या समझदारी की, विकास की बात हो या वैकाशिक व्यवस्था की, ऐसे सभी व्यवस्थाओं को स्कूली स्तर पे ही संधान करके, और जब तक हम लेकर के नहीं आएंगे, हम और आप उसके संवाहक नहीं बनेंगे, हम और आप उसके नियंता नहीं बनेंगे, तब तक नई शिक्षा नीति को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ करके हम इसको व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे, इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ अपनी बात 2020 वाले शब्द से खत्म करूंगा कि शिक्षा नीति के आने का जो वर्ष है वो 2020 का वर्ष है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक तरफ भारत के संपूर्ण संसाधनों को बलि चढ़ा देने की बात हो और एक तरफ नई शिक्षा नीति के अनुपालन की बात हो, तो निश्चित रूप से मैं नई शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए 2020 में बनाई गई शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए राष्ट्र के संपूर्ण संसाधनों का भी परित्याग कर सकता हूँ, यानी नई शिक्षा नीति में उसको लगा सकता हूँ, उसको झोंक सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी बात संसद के पटल पे कैसे कही होगी। लेकिन 2020 को यहाँ पे समझने की जरूरत है। 2020 शब्द क्रिकेट की दुनिया से आया है। जब हम में धैर्य होता था तो हम टेस्ट मैच खेलते थे, 5 दिन तक जीत हार की प्रतीक्षा करते थे और ज्यादातर मैचों में जीत हार नहीं होती थी और वो ड्रॉ हो जाता था। उत्कृष्ट बल्लेबाजी देखते थे, उत्कृष्ट गेंदबाजी देखते थे, विकेट कीपिंग के उत्कृष्ट गुर देखते थे और सिली पॉइंट और मिड विकेट पे उत्कृष्ट लगने वाले चौके देखते थे। यानी हम में धैर्य था जब हम टेस्ट मैच खेलते थे। लेकिन समय बदल गया, हमारा धैर्य कम हुआ और हम वनडे खेलने लग गए। वनडे में व्यवस्था हो गई 50-50 ओवरों की, एक ही दिन में निपट जाने की या निपटा देने की। तो वो निपटाने की परंपरा ऐसी चली कि हम तकनीक को छोड़ने लगे, अपने कौशल को छोड़ने लगे, अपने धैर्य को छोड़ने लगे और 50 बॉल में 100 रन कैसे बने इसके पीछे हम भागने लगे। तो निश्चित रूप से जो हमारी साधना थी वो उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया, बल्लेबाजी का कौशल घट गया, गेंदबाजों का वेग घट गया। वेग तो हो सकता है बचा रहा हो, उनकी दिशाएं भटक गई और फील्डिंग के जो नियम कानून थे, जो नीति निर्धारण थे, वो सब ध्वस्त हो गए। पर हम इतने में भी नहीं माने, हमने कहा ये 50-50 भी बहुत ज्यादा होता है। 50-50 को छोड़कर हम 2020 पे आ गए और 2020 में हमने क्या देखा कि ना कोई आपको नीति का पालन करना है, ना ही टीम वर्क के रूप में काम करना है, सबको अपने निजी हितों की पड़ी है। 4 ओवर गेंदबाजों को बॉल फेंकना है, 2-3 ओवर बल्लेबाजी करनी है और उसी में अधिकतम रन बना देना है और किसी भी तरह से, किसी भी साम दाम दंड भेद उठा पटक करके आपको जीत हासिल करनी है। यानी जितने भी धैर्य के काम थे, जितने भी कौशल के काम थे, जितने भी कलात्मक खेल के दृष्टिकोण से वस्तुएं थी, उन सब को हमने छोड़ दिया और खेल को जीत हार के तौर पे आकलन करना शुरू कर दिया और 2020 में हम बदल गए। तो कहीं ये शिक्षा नीति भी 2020 का खेल न बन जाए, मुझे इसकी चिंता हमेशा रहती है। और 2020 को मैंने नए रूप से परिभाषित कर दिया है प्रतिभा जी कि 20 वर्ष तक हम और आप सब इस नई शिक्षा नीति के दूत के रूप में काम करेंगे, 2 दशकों तक इसके अनुपालन के लिए।
और जब हम 20 वर्षों तक इसके अनुपालन के लिए काम करेंगे, यानी आज 20 का जो छात्र है, 40 की जो शिक्षक है, वो 60 के हो जाएंगे। उसके बाद जो 20 साल होगा वो उसके प्रयोग का समय होगा, और तब भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान निष्ठाएं, भारतीय ज्ञान संपदाएं एक बार फिर से समाज में प्रतिष्ठित होंगी, उनकी प्रतिष्ठा पे चर्चा होगी और नए भारत के निर्माण की परिकल्पना होगी। यानी ये 20-20 क्रिकेट मैच से आया हुआ शब्द नहीं है, ये 20-20 4 दशकों तक साधना करने का वर्ष है। ये 40 वर्ष हमें साधना करनी है, तब जाकर के कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति को युक्ति संगत बना करके समाज में हम स्थापित कर पाएंगे, नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक ऐसे उत्कृष्ट भारत का निर्माण करेंगे जिसमें वसुधैव कुटुंबकम एक बार फिर से परिभाषित हो जाएगा। विश्व गुरु हम थे, विश्व गुरु हम हैं और विश्व गुरु हम रहेंगे। इसी परिकल्पना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने बहुत धैर्य से मुझे सुना, हृदय से आप सबका अभिनंदन। जय भारत, जय भारत, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के इस व्याख्यान से सर ने जैसे अंत में कहा कि हम सभी इस नई शिक्षा नीति के अनुपालन के दूत बने और उस दूत का कर्तव्य निभाते हुए उसके अनुपालन में अपना सहयोग दें। सर ने जैसे कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा मानव और मानवता के संतुलित अनुपालन को, उसके विकास को साधने का काम करेगी। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ही यह शिक्षा नीति बनाई गई है और आत्मनिर्भर भारत से एक समर्थ भारत की यात्रा इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से तय हो पाएगी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सर आपके पास समय हो तो हम 1-2 प्रश्न ले लें। मैंने कहा ना आज पूरा समय है क्योंकि बारिश हो रही है। अच्छा जी, जी सर जी। तो सरोज बाला मैम, आपने, मैं पूछूं मैडम? 1 मिनट मोहर सिंह जी, मैम ने हैंड रेज किया था। मैम जी, आपकी इजाजत हो तो मैं जी बिल्कुल मैम, आप पूछिए। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या जी, प्रतिभा जी, और नमस्कार आशीष जी। आपका लेक्चर मुझे बहुत ही पसंद आया और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेरे भी दिल के करीब हैं इसमें, खास करके मॉरल एंड एथिकल वैल्यू सिस्टम। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आज हम टीचर्स के रूप में या एजुकेशनिस्ट के रूप में हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, उसकी कमी को। और अभी हमारा जो एक मटेरियलिज्म, जो सिर्फ वेस्टर्न थॉट से जो हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस होके जो मटेरियलिज्म एंड एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो हमारा जा रहा था सारा यूथ, या हम खुद भी कई बार हो जाते हैं उससे प्रभावित। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ के लिए। दूसरा, सिर्फ मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जैसे पहले FYU की जो 4 ईयर हमारी जो पॉलिसी आई थी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो उसमें भी एक स्किल एनहांसमेंट का काफ़ी उसमें प्रोविजन रहा है, और जो एक डिफरेंट लेवल्स पे जो एंट्री रही है कि जो बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से जो क्रेडिट अर्न करते हैं, जिसमें कि एक मेन सब्जेक्ट, उसके अलावा भी वो दूसरा जो सब्जेक्ट लेंगे उसमें भी वो मास्टर्स कर पाएंगे, तो उसमें एक एडेड एडवांटेज उनको मिल रहा था। तो मैं सिर्फ यही आपके विचार जानना चाह रही थी कि वहाँ पर आप इन दोनों पॉलिसीज में क्या कुछ डिफरेंस देखते हैं, या ये कुछ उसमें से भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। और जैसे हम यूजुअली इसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, रादर ये हमारा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है जिसको कि हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सरोज जी। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि आप ये जानना चाहती हैं कि जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम था हमारा, उसमें किसी 2 विषयों पे उसके आगे की शिक्षा को हम ले जाने की अनुमति हमें वो पाठ्यक्रम देता था या व्यवस्था देती थी, और अब जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से नई शिक्षा नीति में आई है, इन दोनों के बीच के अंतर को आप जानना चाहती हैं, जहाँ तक मैं समझा हूँ। यही प्रश्न है ना आपका?
जी सर, क्योंकि स्किल इन्हांसमेंट का और ये वाली फैसिलिटी उसमें भी थी, क्या हमने उसमें से कुछ हमने पिकअप किया है या कुछ हमने चेंजेस भी डाले हैं साथ में? यही बिल्कुल आपसे जी। ये जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है कि नई शिक्षा नीति में सब कुछ पुरानी व्यवस्थाओं से छोड़ करके सब कुछ नया ले लिया गया है। असल में पुरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से भी हमने बहुत कुछ नई शिक्षा नीति में आत्मसात किया है। ये जो नई व्यवस्था है जिसमें 1 साल तक जो बच्चे किसी भी विषय का पढ़ाई करेंगे उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जो 2 वर्ष तक पढ़ाई करेंगे उसको डिप्लोमा के रूप में हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जो 3 वर्ष तक पढ़ाई करेंगे उसको, उसके लिए क्या उसका टेक्निकल नेम जो उन्होंने नाम दिया है मेरे दिमाग से विस्मृत हो गया। और जो 4 वर्षीय इसमें पाठ्यक्रम की व्यवस्था है वो इसलिए है कि दुनिया के बहुत सारे अन्य देशों में ग्रेजुएशन का, स्नातक का जो स्तर होता है वो 4 वर्षों का होता है और भारत में 3 वर्षों का होता है। तो कई ऐसे विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों का प्रवेश इसलिए वंचित रह जाते थे प्रवेश से क्योंकि उनका वो 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम करके आए थे। तो इसलिए इसमें एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें 4 वर्षीय स्नातक को भी हम लोग देंगे, लेकिन इस पे स्पष्ट रूप से क्या नीति अंत में निर्धारित हुई है, इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। और जहां तक कौशल विकास का प्रश्न है, आप अपने दिल्ली विश्वविद्यालय को देखिए ना कि हमारे पास कौशल विकास के लिए तो शहीद भगत सिंह में पूरा विभाग ही था। तो ये कुछ नया नहीं है, नया इसको सिर्फ दोबारा से इस तरह से लाया गया है, नई भाषा में, नई शब्दावली में इसकी व्याख्या की गई है ताकि इसमें नयापन आए और लोग इसकी ओर आकर्षित हों। काम हमें वही करना है जो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन इसकी परिभाषाएं बदल दी गई हैं और उपयोगिता बदल दी गई है। स्किल इंडिया की बात हो रही है, अब हमारे देश में तो पूरा स्किल इंडिया का एक मंत्रालय ही है, पहले ऐसा कोई मंत्रालय नहीं होता था। तो जब स्किल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ऐसे में जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे हैं, जो कौशल विकास, कौशल संवर्धन के जो कार्यक्रम हैं, उसके लिए अनेक विद्यालय, महाविद्यालय हमारे यहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इसको विशेष रूप से इसको रेखांकित करके और उन छात्र छात्राओं को विशेष पहचान दी जाएगी जो कौशल विकास के साथ साथ विद्या अध्ययन करेंगे। उसमें उनको कुछ ना कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र के निर्माण में उनका जो योगदान है उसको, अभी वर्तमान की जो सरकार है उसकी सोच ऐसी है कि कौशल के रूप में जो विकसित लोग होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। और इसके प्रावधान को तो, चूंकि ये विषय इतना बड़ा है, 3200 कुछ या 600 कुछ पृष्ठों का पूरा ये ड्राफ्ट है, पूरा तो मैं भी अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें मेरी समझ से इतनी बातें हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं इसको कभी प्रावधान को देख करके आपको सुस्पष्ट करूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मोहर सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर आशीष जी, आपका उद्बोधन बहुत अच्छा लगा और मेरा नहीं, सभी जो हमारे जुड़े हुए प्रतिभागी सबका आपने ज्ञानवर्धन किया, इसका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भाषण में, उद्बोधन में बहुत सी अच्छी बातें लगी, उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात मुझे लगेगी कि आपने ये कहा, मैं भी उस बात का प्रबल समर्थक रहा हूं कि मैकाले को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम मैकाले की मानसिकता रखेंगे, जब तक हमारे देश में कोई भी नीति सही ढंग से सफल नहीं होगी और अपने लक्ष्य तक प्राप्ति नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे ही सर मेरा एक सवाल है कि आज हम जो ये अंग्रेजी मैकाले की जो मानसिकता है इसको हम कैसे दूर करें, और हमारे राष्ट्र भाषा हिंदी होने के बावजूद भी हमने व्यवहार में कागजों में तो मान्यता है पर व्यवहार में इसको मान्यता नहीं है। हिंदी बोलने वाले और लेखन करने वाले मेरे जैसे लोग आज भी समाज के अंदर ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है और उनको बैकवर्ड माना जाता है, और मेरे जैसे लोगों को हिंदी में कार्य करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो इस सर व्यवहारिक समस्या के लिए आपके पास क्या समाधान है? इससे पहले मेरे पास 2 सुझाव है सर। एक तो कानून बने और एक हिंदी आयोग बने, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि बिना कानून हम कोई काम सही अनुशासन में करते ही नहीं है।
और यदि जिस दिन कानून बन जाएगा, आदेश आ जाएगा कि प्राथमिकता दी जाएगी हर क्षेत्र में, तो शायद हिंदी को व्यवहार में और हर नीति को, भारत सरकार की इतनी बढ़िया नीति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फुल मैक्सिमम जहां तक वो सारा हिंदी में भाषण देते हैं। तो सर इस पे अपने विचार और मेरी बात पर टिप्पणी कीजिए सर, यह आपसे मेरी प्रार्थना है। कोई गलत क्षमा करना। नहीं मोहर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कहा जाता था कि तुम तो एक समृद्ध परिवार से आते हो, उसके बाद भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। तो वो हीन भावनाएं एक समाज में हमारे यहाँ ऐसी प्रकट की गई हैं। मिशनरी शिक्षा पद्धति यानी मैकाले की जो पद्धति है उसमें खास करके क क्षेत्र के लोगों में, भारत का जो क क्षेत्र है भाषाई दृष्टिकोण से जिसको हम क क्षेत्र करते हैं, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों के लोगों के मन में अपनी भाषा के प्रति जो स्वाभिमान की भावना थी, गौरव की भावना थी, वो आजादी के पश्चात जिन सरकारों के हाथ में सत्ता रही उनका ये मूल मंत्र रहा है, मैं बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं, कि उस स्वाभिमान से आपको दूर कर दिया जाए। जबकि पश्चिम बंगाल में यानी भारत के पूर्वी राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो या उत्तर पूर्व के अन्य राज्य हो, और दक्षिण के राज्यों में, मराठवाड़ा में, गुजरात में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। एक मराठी दूसरे मराठी से निश्चित रूप से मराठी बोल करके अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता की बात करता है। एक बंगाली दूसरे बंगाली से या बंगला जानने वाले दूसरे भाषा भाषी क्षेत्र से भी बंगला में बात करके विश्व के किसी भी कोने में, मैंने विश्व के 55 से अधिक देशों की यात्रा की है, विश्व के किसी भी कोने में दो तमिलियन मिलते हैं, दो बंगाली मिलते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं, दो कन्नड़ी मिलते हैं, दो केरल मिलते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन जब एक बिहार का आदमी एक उत्तर प्रदेश के आदमी से अमेरिका में मिलता है तो वो बोलता हाउ डू यू डू, हाउ इज योर लाइफ। तो ये जो दुर्गति हमारे मन में भर दी गई है, इसके आप संवाहक बने। हम और आप, मुझसे कोई कितना भी अंग्रेजी बोल रहे, ईश्वर की कृपा से मुझे भी बहुत सारी 3, 4, 5 भाषाएं आती हैं। मुझे रशियन आती है, स्पेनिश आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, मैथिली आती है, भोजपुरी आती है, मगही आती है, इन सब भाषाओं में मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं पसंद करता हूं बोलना सिर्फ अपनी मातृभाषा हिंदी में। और मैं इसका आपको उदाहरण भी दूंगा कि 2019 में मुझे इंडियन काउंसिल न्यूयॉर्क ने बुलाया अपने गणतंत्र दिवस के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो मैं जब वहां गया तो इमिग्रेशन पे मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम। मैंने कहा नो इंग्लिश, मेरा नाम आशीष कंधवे है। 2 मिनट तक वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला यू डोंट नो इंग्लिश। मैंने कहा नो। परेशान हो गया, कह रहा है इधर साइड 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 साइड। अब उसने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, साइड साइड। वो सेंटेंस नहीं बोल रहा है मुझसे क्योंकि वो समझ गया कि ये बेवकूफ है। कह रहा है यू आर फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा इंडिया, यस। मैंने सिर्फ यस बोला तो बोला देन इवन यू डोंट नो इंग्लिश। बताइए, वो कहता है अंग्रेजी तुम भारत में रहने के बाद भी नहीं जानते हो, हद कर दी। मैंने कहा नो नो इंग्लिश। आप हैरान हो जाएंगे मोहर सिंह जी, 5 मिनट के बाद उन्होंने दुभाषियों को बुलाया और एक महिला आई और उसने मुझसे पूछा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैंने कहा मेरा इमिग्रेशन कर दीजिए। बोला आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। मैंने कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तो आप अमेरिका जैसा देश जो कहता है कि हमारे कपड़े उतरवा लेता है, उसके पास भी अगर आप अडिग होकर के खड़े हो जाएं कि मुझे भाषा नहीं आती, क्योंकि आपको अपनी भाषा में अभिव्यक्त होने का मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकारों को हम लोग भूल जाते हैं बिल्कुल, और उसकी पहचान नहीं करते हैं, इसलिए हीन ग्रंथियां हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, 66 लोग, अभी पहले 80, 85, 90 लोग भी जुड़े हुए थे, वो सभी लोग इन हीन ग्रंथियों को निकालने का काम समाज से करें। और आप अपनी सुमधुर हिंदी में, अपनी वाणी में, संस्कृत निष्ठ हिंदी में, मैं तो कहूंगा कि कुछ उत्तम संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग अपने जीवन में लाएं, ताकि आपकी भाषा का जो लालित्य है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो अद्भुत एक खिंचाव है, वो समाज के प्रति जागृत हो जाए। जब मराठी बोलने वाला परिष्कार बोलता है तो आपको कठिन नहीं लगता, लेकिन जब हिंदी बोलने वाला परिष्कार बोलता है तो आप कहते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल रहा है। अरे ये सब साजिश है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और किसी तरह की कोई हीन भावना मत रखिए। अब कोई हीन भावना का समय नहीं रह गया है। विश्व के किसी भी देश में चले जाइए,
दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भारत के किसी अंग में चले जाइए, सुदूर उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण तक, और वहां जाकर आप कहिए कि मुझे केला खाना है, तो वो समझ जाएंगे कि आपको केला चाहिए और आपको केला ला करके देंगे। मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लगी, आप सब समझते हैं। भारत की 91% जनता हिंदी में सिर्फ बोल नहीं सकती है, लिख भी सकती है। भारत के सारे आंकड़े झूठे हैं, सारे आंकड़े झूठे हैं। जब किसी को व्यापार करना होता है, लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हमें रोजगार देता है। अंग्रेजी हमें क्या रोजगार देगा जो हिंदी रोजगार दे रहा है? पनवाड़ी अंग्रेजी में बात करता है, उसका भी रोजगार है। ऐसे बहुत सारे रोजगार हैं, छोटे छोटे लघु कुटीर और गली कूचे के रोजगार हैं जो हिंदी से है। जिसपे शाम को जाकर के आप चाट पकौड़े खाते हैं, उसको अंग्रेजी में जरा बोलिएगा वाटर बॉल देना, वो समझेगा ही नहीं, गोलगप्पे को वाटर बॉल बोल रहे हैं आप। तो भैया हम और आप इन भावनाओं से ग्रस्त हैं, इससे निकल जाइए। यही भारत की राजनीति ने पिछले 60-65 वर्षों में किया है कि हमें हीन ग्रंथियों में जकड़ के रख दिया है। उन ग्रंथियों से बाहर आइए, और जो आपसे ये कह दे कि तुम्हारा काम हिंदी में कारण नहीं हो रहा है, उसके लिए उसके यहाँ धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए और उसको बताइए कि तुम हमारे आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हो, नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अभी 2-3 प्रश्न हमारे मतलब हिंदी विभाग के ऑनर्स के बच्चों के हैं सर। उसके बाद हमारे विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर विनीता कुमारी कुछ कहना चाहती है, तो मैं पहले 1-2 प्रश्न बच्चों के लिए लेती हूँ। हिंदी ऑनर्स का सर 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है योगेश। उसका प्रश्न है कि क्या शिक्षा नीति के लिए नीति बना देने भर से भाषा का विकास और उसकी पूर्ण स्थापना हो पाएगी? ऐसा ही एक प्रश्न है अंकित का कि क्या यह शिक्षा नीति हमारे वर्तमान शिक्षा नीति से पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी उससे संबंध रखती है? और एक प्रश्न है संजय का कि नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? देखिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने संभाषण में दिया है आज के व्याख्यान में। कोई ऐसा प्रश्न इसमें नहीं है जिसका उत्तर मैंने नहीं दिया है। लेकिन मैं पहली बार फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाएं और विशेष करके राष्ट्रभाषा, राजभाषा की शक्ति की पहचान हुई है। भारत सरकार को अब ये पता चल चुका है कि भाषा की ताकत क्या होती है और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का वर्चस्व कितना होना चाहिए। अब इसका जहां तक अनुपालन का सवाल है, इसलिए मैंने कहा था कि प्रतिभा राणा से लेकर के मोहर सिंह से लेकर के एसपी पांडे तक ये सब दूत तो हैं, ऐश्वर्या जी दूत तो हैं। दूत का काम है समाज को सचेत कर देना। आप समाज को सचेत करेंगे और वो लोग जो शिक्षार्थी के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में, शोधार्थी के रूप में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, यानी समाज का वो वर्ग जिसको हम युवा कहते हैं, तरुण कहते हैं, बालक कहते हैं, अबोध या सुबोध कहते हैं, जब तक उस वर्ग में उसकी स्वीकार्यता नहीं हो जाएगी तब तक नई शिक्षा नीति को जमीन पर ला करके क्रियान्वित करना बहुत कठिन होगा। इसलिए जरूरी है कि प्रतिभा जी, पांडे जी, मोहर सिंह जी और जितने भी शिक्षक हैं इस मंच से जुड़े हुए, ऐश्वर्या जी, आप सब, प्रदीप जी, सब मिल करके उसको धरातल पे लाने का प्रयत्न करें और संसाधनों का बहाना बिल्कुल न बनाएं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारे पास संसाधन नहीं है, कॉलेज ने हमें ये नहीं दिया, हमारे आचार्य ने, हमारे प्राचार्य ने इस चीज की अनुमति नहीं दी, हमारे वाइस चांसलर कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अरे भैया, उन सबको गोली मार दीजिए, उन सबको गोली मार दीजिए। आपका अपना एक अस्तित्व है। विचारों की स्थापना समाज में तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्व से, अपने कौशल से, अपने विवेक से सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि नई शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए आप, हम सब, चाहे वो कौशल विकास की बात हो, चाहे शिक्षा में भाषा की महत्व को पहचान देने की बात हो, नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था की बात हो, इसके लिए प्रतिबद्ध आपको होना पड़ेगा, प्रतिज्ञा आपको लेनी पड़ेगी, तब जाकर के होगा। प्रश्न उछालने से किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है। आप चिंता करना छोड़ दीजिए और चिंतन करिए। आप समस्याएं ढूंढना छोड़ दीजिए और समाधान के पथ पे आगे चलिए। ये सारी चीजें आने वाले 4 दशकों में मूर्त रूप ले लेंगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद सर। अब मैं अंतिम प्रश्न के लिए विनीता मैम को बुलाना चाहूंगी। विनीता मैम। धन्यवाद ऐश्वर्या।
मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। नमस्कार आशीष जी। नमस्ते। नमस्ते प्रणाम। विनीता जी। कैसे हैं आप? सबसे पहले आशीर्वाद तो आपका। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ अपने आभासी पटल पर। आपको जब भी सुनते हैं मंत्रमुग्ध होकर मैं सुनती हूँ। आपकी वक्तृता की मैं बहुत जबरदस्त कायल हूँ और आज भी आपका पूरा व्याख्यान मैंने पूरे मनोयोग से सुना है। और जिस तरह से आपने ज्ञान परंपरा के विकास को लेकर के और एक एक बिंदु पर चर्चा की है, वो आज की आवश्यकता थी। और आप जैसे लोग ही इस मंच के माध्यम से समाज को प्रबोधित भी कर पाएंगे। और शिक्षा में नीति निर्धारकों ने तो शिक्षा नीति बना ली है और बहुत अच्छी नीति बनी है। अब समस्या क्रियान्वयन की ही आ गई है और वो क्रियान्वयन में जैसे आपने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी बन रही है, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह इतने अच्छे से कर रहे हैं और इस तरह से आप उद्बोधित कर रहे हैं और विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन किया। मैं एक तो आपका आभार भी प्रकट करती हूँ और मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर मैं आपका आभार करना आवश्यक मानती थी। मुझे लगा कि नहीं, मैंने इतना सुंदर सुना है तो उपकृत हुई हूँ, तो मैं उसके लिए आभार भी प्रकट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आप सबके मार्गदर्शन से ही थोड़ा बहुत मैं बोल पाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि सार्थक बात हो, बिंदुवार बात हो और उसका अनुपालन हो। मैं किसी व्यवस्था में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं कहीं से तनख्वाह भी नहीं लेता हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल पाता हूँ वो शायद आप लोगों के लिए बोल पाना ज़रा सा कठिन होता होगा, लेकिन फिर भी उसके भी रास्ते हैं, उसके लिए भी मार्ग है। उन मार्गों पे चलते हुए, मौन साधना करते हुए, हमारी ज्ञान परंपरा में मौन साधक भी होते हैं, तो मौन साधना करते हुए अपने भीतर विचारों का मंथन करिए और उसके अनुपालन के लिए सबको आगे बढ़ाइए, प्रेरित कीजिए। तभी भारत बचेगा, भारत का विकास होगा, भारत का वैशिष्ट बचेगा और भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बचेगी। अन्यथा हम भीड़ तंत्र में बदल जाएंगे। प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो उस भीड़ तंत्र से हमें बचाना है, स्वयं को उस तंत्र से हमें बचाना है जो हमें ले डूबेगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा नीति का अनुपालन करें, समाज को कौशल के साथ साथ मानवता के गुण से, मानवता के सभी आयामों से परिचित करा दें। और जो मैंने कहा था शुरू में कि आपको सिर्फ समरांगन वाली वीरता नहीं चाहिए, आपको न्यायवीर भी चाहिए जो सही समय पे न्याय कर दे, आपको धर्मवीर भी चाहिए जो सही समय पे धर्म का अनुपालन कर दे, आपको नीतिवीर भी चाहिए जो सही समय पे समाज को सही दृष्टि देने में सक्षम हो जाए, और आपको दानवीर भी चाहिए जो सही समय पे स्कूलों का, कॉलेजों का और अन्य शिक्षण संस्थाओं का, धर्मशालाओं का निर्माण भी कर दे। यही भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वक्तृत्व कौशल में कुशल वीर आप जैसा भी चाहिए, ये भी जोड़ दो। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। वाह वाह। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हिंदी विभाग के द्वारा हिंदी सप्ताह में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैसे तो मैं इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहूंगा, नई शिक्षा नीति नहीं कहूंगा, इसमें डॉक्टर आशीष कंदवे जी ने जो परत दर परत ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य की खोज का परिचय देते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्ववेग, संतुलन, संवेदनशील व्यक्तियों के उत्कर्ष की जो बात की है, जो मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है, चाहे वो चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा, बोध परंपरा की त्रिवेणी का जिक्र किया है, उन सब के वेग से निश्चित रूप से आज हम और हमारा पूरा विद्यालय
स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी ज्ञान अर्जन करने वाले सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं निश्चित रूप से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आवश्यकता है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। साथियों, आज का ये सफल कार्यक्रम, मैं धन्यवाद तो क्या करूं, मैं आभारी हूं। इसमें कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने कॉलेज परिवार के सभी विद्वान एवं विदुषी प्राध्यापकों का, अपने विभाग की संयोजिका, कार्यक्रम की संयोजिका जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, डॉक्टर ऐश्वर्या जी, हमारे हिंदी विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा जी, हम सब की वरिष्ठ डॉक्टर विनीता जी, और कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्वत समाज, जैसे कि डॉक्टर धर्मवीर भारद्वाज जी जो हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और हमारे सबसे बड़े विद्यार्थी जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और इससे जुड़े हुए टीचिंग व नॉन टीचिंग, साथ ही इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से रिकॉर्ड करने वाले हमारे सहयोगी, हम सबका, आपका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।